समय की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। एमपी छतरपुर से ललिता यादव का नाम सामने आया है। एमपी की पहली लिस्ट में 39 प्रत्याशी हैं और छत्तीसगढ़ में जो लिस्ट आई है वो 21 बीजेपी प्रत्याशियों की है। 21 में से 5 महिला प्रत्याशी हैं। तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए। रविंद्र का मैं रुख करना चाहूंगी। रविंद्र, ये जो लिस्ट सामने आ गई है, चाहे मध्य प्रदेश से हो चाहे छत्तीसगढ़ से हो, किन इलाकों पर ज्यादा फोकस किया गया है इस लिस्ट में? ये कहा जा रहा है कि जो SC ST सीटें हैं उनकी संख्या ज्यादा है। ये जो घोषित नाम है, बीजेपी कहीं ना कहीं SC ST सीट्स पर ज्यादा फोकस कर रही है और यही एक टारगेट है बीजेपी का इस बार बड़ा। अब बिल्कुल, कम से कम देखा जाए तो छत्तीसगढ़ वैसे भी शेड्यूल ट्राइब बहुल एरिया है, लेकिन पिछली बार जो आदिवासी समाज है वो कांग्रेस के पाले में चले गए थे। इसलिए आप देखिए कि 11 इस बार शेड्यूल ट्राइब के उम्मीदवार की घोषणा की गई है 21 में। तो ये एक बड़ी बात है बीजेपी के लिए भी, और ये केवल एक खास रीजन का नहीं है, चाहे छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश। ये वैसी सीटें हैं, चाहे मध्य प्रदेश की 39 हो या 21 सीटें छत्तीसगढ़, जो बीजेपी बड़ी मुश्किल से कभी कभार जीती हो, नहीं तो अक्सर ये सीटों पर हार ही उसे मिली है। तो बीजेपी ने वो रणनीति बदली है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में 160 सीटों की तैयारी अब पिछले 1 साल से चल रही है। वो वैसी सीटें हैं जो बीजेपी कभी जीती नहीं है या बहुत मुश्किल से कभी कभार ही जीती है। तो उसी तर्ज पर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की इन सीटों का ऐलान किया है जो उसकी नज़र में कैटेगरी C या D की है, जिसे बहुत मुश्किल से जीता जा सकता है। अब शेड्यूल ट्राइब पर जाहिर सी बात है फोकस किया गया है कि शेड्यूल ट्राइब अगर आ जाते हैं तो छत्तीसगढ़ में उनका बेड़ा पार हो सकता है। वैसे ही बीजेपी का मानना है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की अभी काफ़ी अच्छी बढ़त है। वैसे में जब रमन सिंह का ग्राफ उतना बड़ा नहीं है तो हमें कम से कम उम्मीदवारों पर फोकस करना होगा और इसलिए उम्मीदवारों को तैयारी करने का पूरा मौका दिया जाए। चेहरा कोई नहीं है अभी घोषित हुआ है, संभावना भी नहीं है कि वहाँ कोई चेहरा घोषित किया जाए। जैसा कि आपने अभी राजस्थान में देखा है, तो वहाँ पर चुनाव प्रबंधन समिति और घोषणा पत्र की जारी की गई मेरे साथ मैं आऊंगी रविंद्र आपके साथ। देखिए, मुझे रूपेश गुप्ता रायपुर से दिखने लगे और प्रमोद शर्मा भोपाल से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, पहले मैं आपका रुख करूंगी। अभी मैं रविंद्र के साथ यही चर्चा कर रही थी कि ये जो लिस्ट आई है 39 कैंडिडेट्स की, अगर मैं आपका आकलन पूछूं, किन इलाकों पर ज्यादा फोकस किया गया है, किन सीट्स पर ज्यादा फोकस किया गया है बीजेपी के द्वारा इस समय इस पहली लिस्ट में? देखिए, ग्वालियर, चंबल और महाकौशल की कुछ सीटों पर ज़्यादा फोकस किया गया है और जो 39 विधानसभा सीट पर जो कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया गया है उनमें से 50% से ज़्यादा के आसपास लगभग देखिए जो SC और ST के नामों का ऐलान किया गया है। सबसे ज़्यादा ST के जो नाम हैं उनके नामों पर मोहर लगी है। कुल मिलाकर सबसे बड़ा अपडेट तो ये है कि पहले दावा किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हम 66 सीटों पर सबसे पहले नामों का ऐलान करेंगे, लेकिन बाजी मार ली बीजेपी ने और बीजेपी ने 39 विधानसभा सीट पर ऐलान कर दिया। देखिए, ग्वालियर चंबल की सबसे ज्यादा सीटों पर ऐलान हुआ है और इस तरफ यदि महाकौशल में आप आएंगे तो बैतूल तरफ, तो उन सीटों पर नामों का ऐलान उम्मीदवार प्रमोद, आपने ग्वालियर चंबल का क्योंकि जिक्र किया और ग्वालियर चंबल से नरोत्तम मिश्रा भी आते हैं, ग्वालियर चंबल से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो जो 20 विधायक टूटकर गए थे पिछली बार बीजेपी में, उनके टिकट का क्या स्टेटस है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर उनको टिकट दिया जाएगा, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ विधायक आए थे, तो जो अपना काडर है, जो अपने उनके प्रत्याशी है बीजेपी के, जो हमेशा उन सीटों से चुनाव लड़ते रहे, उनके बीच में असंतोष होगा। तो उस इलाके में किस तरीके से सीटों का डिवीजन किया गया है, क्या जानकारी? देखिए, अदल सिंह कंसाला जो सुमावली से हैं और इनको टिकट दिया गया है, ये कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए थे और उपचुनाव में हार गए थे और अब फिर से इन पर बीजेपी ने दाव लगाया। मतलब साफ है कि बीजेपी देखिए संबंध निभा रही है और जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए थे उन पर फिर से भरोसा जताती नजर आ रही है। दूसरी बात, 18 में जो हार गए थे, यदि वो जीत सकते हैं सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हो सकता है तो बीजेपी ने हारे हुए लोगों को भी इस बार उम्मीदवार बनाया है। ये इस बात से तय हो रहा है क्योंकि गोहद में जो SC आरक्षित है वहां पर लाल सिंह आर्य को टिकट दिया गया है और इसके अलावा OBC कई चेहरे हैं उनको टिकट दिया गया है। एक बार आपको आरक्षित सीटें हैं उनका बता देता हूं। मैं आऊंगी आप
आपके पास, मैं उस बारे में आपसे प्रमुख जानकारी बीजेपी लूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे रूपेश का रुख भी करना है। रूपेश छत्तीसगढ़ के रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रूपेश, आप बताइए, क्योंकि यहां पर भूपेश बघेल फैक्टर जो है वो बहुत स्ट्रांग है इस समय और बीजेपी के लिए एक कड़ी चुनौती भी है। ट्राइबल एरिया है, जो ट्राइबल वोट कहा जाए कि कांग्रेस का एक पारंपरिक वोट है, क्या उसमें सेंधमारी इस लिस्ट के जरिए बीजेपी कर रही है, आपको दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चूंकि आपने जिक्र किया, तो जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने भारतीय जनता पार्टी ने सांसद विजय बघेल को उतारा है, जो कि रिश्ते में उनके भतीजे लगते हैं और मुख्यमंत्री को लोग यहां सब प्यार से कका कहते हैं। तो जाहिर तौर पे इस बार पाटन में जो चुनाव होगा वो कका और भतीजे के बीच में होगा। और रही बात अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की जो सीटें हैं, 21 नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसमें से 10 नाम हैं जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं, वहां से अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है और 10 सीटें ऐसी हैं जो कि सामान्य सीटें हैं, वहां से उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने जारी किए हैं। ये जो नाम है, ये तमाम वो नाम हैं जिन नामों को सी कैटेगरी में रखा गया था। कल जब दिल्ली में बैठक हुई थी केंद्रीय चुनाव समिति की, उस बैठक में यह तय हुआ था, 4 कैटेगरी बनाई गई थी और 4 कैटेगरी में तीसरी कैटेगरी वो है जहां पे 2 बार से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी हारी है या रेयरली जीती है। तो ऐसी जगहों पर फोकस किया गया है और जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, जिन सीटों का जिक्र आपने किया, उन सीटों पर पार्टी ने नए चेहरों को मौका दिया है। राम सेवक पैकरा, जो कि लगातार प्रतापपुर विधानसभा से लड़ते आए हैं, लेकिन वो पिछला चुनाव हार गए थे, उसके मद्देनजर वहां से एक महिला प्रत्याशी को, आदिवासी महिला को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के जो पूर्व गृह मंत्री हैं और कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनको भी रामानुजगंज से उतारा गया है। और अगर बात की जाए रमन सिंह की, तो डॉक्टर रमन सिंह के भांजे हैं विक्रांत सिंह, पार्टी ने उनको भी उम्मीदवार बनाया है। तो पार्टी ने 2-3 चीजें देखी हैं कि जो बड़े उम्मीदवार हैं जिनके खिलाफ लड़ना चुनौती है, वहां पे उम्मीदवार पहले से तय कर दिए जाएं। और दूसरी चीज की आदिवासी वोट पर खासा नजर है भारतीय जनता पार्टी की, तो इसके मद्देनजर आदिवासी सीटों पर भी फोकस किया गया है। लेकिन जिन सीटों पर कद्दावर मंत्री हैं, चाहे वो उमेश पटेल हो, चाहे जयसिंह अग्रवाल हो, चाहे भूपेश बघेल हो, इन सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इन सीटों पर जीतना करीब करीब बहुत मुश्किल है। जो खरसिया है वो डी कैटेगरी में जाती है भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि यहां पे भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं जीती है। और अगर कोरबा की बात की जाए तो कोरबा के कई चुनाव में लगातार जयसिंह अग्रवाल जीतते रहे हैं। तो इसके मद्देनजर पार्टी ने सी और डी, खासतौर से सी कैटेगरी की सीटों का अनाउंसमेंट आज किया है और ये उम्मीदवारों को संकेत दे दिया है कि आप जाइए, मैदान में उतरिए और तैयारियां शुरू कीजिए। ठीक है, रविंद्र का मैं एक बार रुख करूंगी। रविंद्र दिल्ली में मौजूद है। रविंद्र, कल एक बड़ी बैठक हुई और जैसा कि दोनों रिपोर्टर्स, चाहे भोपाल में प्रमोद हो और चाहे रायपुर में रूपेश हो, दोनों ही ये जानकारी दे रहे हैं कि उन सीटों पर ज्यादा फोकस किया गया है जहां पर 2 बार बीजेपी हार चुकी है। क्या माना जाए, कमजोर सीटों का प्रत्याशियों की पहले घोषणा कर उन सीटों को टारगेट करें, जिन सीटों पर हम जीत रहे हैं उन पर तो हम जीत ही रहे। एक मजबूत रणनीति छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी ने बनाई है और उसी पर अब आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए, परंपरा और रणनीति दोनों बदली गई है बीजेपी द्वारा। आपने देखा होगा कि बीजेपी सालों से कि जब चुनाव की घोषणा होती थी और नॉमिनेशन जब आखिरी दिन होता था, उसके 2-3 दिन पहले बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करती थी, या फिर कांग्रेस भी ऐसे किया करती थी, क्योंकि उन सबको डर रहता था कि उम्मीदवारों को पहले घोषणा अगर कर दी गई तो वहां पर कोई बागी उम्मीदवार खड़ा हो सकता है। लेकिन अब रणनीति बदली गई है, जो हारी हुई सीटें हैं, जो मुश्किल सीटें हैं, उनकी घोषणा कर दी गई है, उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए। जो भी बवाल या विवाद होगा वो अगले 2-2.5 महीने में उसको सुलझा लिया जाएगा, ये पार्टी का मानना है। ऐसे में उम्मीदवार के पास समय होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो पहले भी जैसे कहा कि भूपेश बघेल की जगह पर बीजेपी में वैसा कद्दावर नेता नहीं है। रमन सिंह को कहीं ना कहीं अब निपत्य में चले गए हैं, भले वो प्रोमिनेंट नेता है, लेकिन वो चेहरा नहीं बनेगा। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और उम्मीदवार और प्लस कमल निशान, यही होगा वहां पर चुनाव की रणनीति। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, ग्वालियर की आप बात कर रही थी पिछली बार, ग्वालियर बीजेपी में और कांग्रेस में बहुत ज्यादा सीटों का अंतर नहीं था, वोटों का अंतर नहीं था। मध्य प्रदेश में बहुत कम सीटों से बीजेपी वहां पर हारी थी और मध्य प्रदेश में वहां पर कमलनाथ की सरकार बनी थी। ग्वालियर में जो सीटें हारी गई थी वो अब कहीं ना कहीं सिंधिया के साथ आ गई है। 26 सीटें वहां से जीती थी कांग्रेस ने, तो 18 से 20 जो कांग्रेस के विधायक थे वो बीजेपी में पाले में आ गए थे। तो अब बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि सिंधिया भी मान रहे हैं यही उनका घर है। तो जानकारी मिल रही है ना कि ग्वालियर का जो इलाका है वहां पर 3 खेमे हैं।
नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा, ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी कलह का मुद्दा है। इनकी आपसी मतलब देखिए, नेताओं भले ही आपको एक साथ स्क्रीन पर दिखे और सब कुछ हरा हरा दिखाई दे, लेकिन जो जमीन पर ग्रास रूट लेवल पर जो कार्यकर्ता होते हैं वो बड़े पॉजिटिव होते हैं अपने नेता के लिए, अपनी नेता की सीट के लिए। तो क्या आप ये मान रहे हैं कि इस समय जो ग्वालियर चंबल इलाके की सीटों की घोषणा कर दी गई है, उसी झगड़े को सेटल करने के लिए पहले से पहले बीजेपी ने पहल कर दी है कि देखिए ये आला कमान का ऑर्डर है और अब इन्हीं सीटों पर इजी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना होगा? आपको एक बता रहा हूं कि राजस्थान की भी बैठक चली थी, जो सांसदों एनडीए की सांसद हो रहे थे, प्रधानमंत्री वहां पर गए और सूत्रों से जानकारी मिली, प्रधानमंत्री ने नेताओं को कहा कि पहले जिन्होंने बगावत की है पार्टी से, चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, उनका हश्र आप देख लीजिए, राजस्थान के नेताओं को, इशारा कहीं और था। तो अब चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो या सिंधिया हो या नरोत्तम मिश्रा हो, कम से कम मोदी शाह के युग में ऐसी हिमाकत नहीं करेंगे कि अपनी कार्यकर्ताओं, अपने लोगों को कहें कि बीजेपी के उम्मीदवार को हराओ जो दूसरे खेमे का है। आप देखिए कि नरेंद्र सिंह तोमर को वहां घोषणा कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया है, सिंधिया मंत्री हैं और नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा मान के चल रहे हैं कि फ्यूचर में आज शिवराज सिंह चौहान न हो हैं, लेकिन आगे चलकर उनका नंबर आ सकता है। तो कोई अपना प्रोस्पेक्ट फ्यूचर खराब करना नहीं चाहेगा, कम से कम मोदी शाह युग में। तो मजबूरन हो या जरूरत के हिसाब से सबको एक साथ लड़ना ही पड़ेगा वहां पर। बिल्कुल ठीक है रविंद्र, आप बने रहिए। तमाम हमारे रिपोर्टर्स इस समय फील्ड में है, हमें पल पल का अपडेट दे रहे हैं। जो बीजेपी की छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर जो लिस्ट आई है, मध्य प्रदेश में 39 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है और छत्तीसगढ़ में 21 नामों की घोषणा कर दी गई है। लेकिन कल जो बीजेपी की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, उसमें क्या रणनीति बनाई गई, तमाम विधानसभा सीटों को लेकर किस तरीके से कैटेगराइज किया गया, ABCD जो विधानसभा सीट्स को कैटेगराइज किया गया, वो आपको बता देते हैं कि किस सीट का क्या कोड है। एक कैटेगरी में रखा गया है जहां कभी नहीं हारे, मतलब बीजेपी की जो परंपरागत सीट है, जहां से बीजेपी किसी भी सूरत हाल में कभी चुनाव नहीं हारी है, उसको एक कैटेगरी में रखा गया है। बी, जहां कभी हार कभी जीत, मतलब किसी विधानसभा सीट में बीजेपी का प्रत्याशी वहां से जीता और अगले चुनाव में हुआ कि वहां से हारा। सी कैटेगरी, जहां 2 बार से ज्यादा बीजेपी प्रत्याशी की उस विधानसभा सीट से हार हुई है, उसको सी कैटेगरी में रखा गया है। और डी कैटेगरी, जहां कभी भी नहीं जीते, यानी सी कैटेगरी और डी कैटेगरी में फर्क यह है कि हो सकता है कि 2 विधानसभा चुनाव से पहले वो सीट बीजेपी की रही हो, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनावों में बीजेपी उस पर नहीं जीत पाई, यानी उस पर नजर है बीजेपी की इस बार कि इस बार हम जीत सकते हैं अगर हम एक सही रणनीति के साथ आगे बढ़े। और जो डी कैटेगरी है, ये वो सीटें जहां पर कभी भी नहीं जीती है बीजेपी, चाहे वो कमलनाथ की अपनी सीट हो या दिग्विजय सिंह का वो इलाका हो जहां से बीजेपी कभी भी नहीं जीती है, तो उस इलाके को, उन विधानसभा सीटों को डी कैटेगरी में रखा गया है। तो कुल मिलाकर किस सीट का क्या कोड है, ये ग्राफिक्स के जरिए हमने आपके लिए तैयार किया है, ABCD। प्रमोद शर्मा का मैं रुख करूंगी। प्रमोद, जैसा कि हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं कि बीजेपी जो है उसके लिए मध्य प्रदेश इस बार मुश्किल है और खुद बीजेपी के अपने सर्वे में ये चीज निकल कर आ रही है कि यहां पर कांटे की टक्कर है कांग्रेस के साथ। और पिछला विधानसभा चुनाव बीजेपी हार चुकी है, कम ही सीटों के अंतर से सही, लेकिन हार चुकी है। तो मजबूत रणनीति के साथ बीजेपी इस बार उतरना चाहती है, जैसा कि रविंद्र भी जानकारी दे रहे हैं कि ये चुनाव जो है वो शिवराज सिंह चौहान पर नहीं, मोदी के चेहरे और कमल के फूल, यही 2 बड़े फैक्टर है और इन्हीं पर लड़ा जा रहा है और इन्हीं पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। देखिए 39 जो नामों का ऐलान हुआ है उनमें से 13 ST के हैं और 8 SC के हैं, बाकी OBC और जनरल के हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ग्वालियर चंबल के जिले और इसके अलावा सागर संभाग और जबलपुर और छिंदवाड़ा, इन जिलों की सीटों को ज़्यादा देखिए नामों का ऐलान किया गया। हालांकि भोपाल की 2 और बैतूल की भी सीटें। तो कुल मिलाकर फोकस रहा है आदिवासी वोट बैंक पर। मध्य प्रदेश में देखिए 20 से 21% आदिवासी वोट बैंक है और इसे MP की सत्ता की चाबी भी कहा जाता है। लिहाजा जिसको भी आदिवासी वोट बैंक या आदिवासी सीटें ज़्यादा आ जाती है वो MP की सत्ता पर काबिज हो जाता है। 18 इलेक्शन में शोभना हुआ क्या था कि कांग्रेस पार्टी की ज्यादा आदिवासी सीटें आ गई थी और बीजेपी की 15 सालों की सरकार चली गई थी। लिहाजा इन सीटों को देखिए बीजेपी ने फोकस किया है और साधने की कोशिश भी की है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर ऐलान पहले चरण में कर दिया गया है ताकि जिन नामों का ऐलान किया गया उन पर एक मत हो जाए। क्योंकि कार्यकर्ता इस वक्त मध्य प्रदेश का नाराज नजर आ रहा है, नेता नाराज नजर आ रहा है, तो पर्याप्त टाइम मिल जाए,
साथ ही साथ जो उपचुनाव में चेहरे हार गए थे उनको भी मौका दिया जा रहा है। 18 में जो चेहरे हार गए थे उनको मौका दिया जा रहा है और एससी के चेहरों को भी पर्याप्त मौका दिया गया। 8 विधानसभा सीट ऐसी है जो 39 में से पहले चरण में जिन नामों के पर ऐलान किया गया है, 8 विधानसभा ऐसी आरक्षित हैं। नामों का ऐलान हो गया। सबसे बड़ा नाम है लाल सिंह आ रहे हैं, उनको मौका दिया गया। 18 में चुनाव हार गए थे, वर्तमान में बीजेपी के एससी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें फिर से मौका दिया जाना। साथ ही साथ उपचुनाव में जो हार गए थे, कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए थे, उनको फिर से 23 के समर में उतारना, ये बताता है कि तमाम लोगों को साधने की कोशिश की गई है। और ये वो सीटें हैं शोभना, जहां पर कांग्रेस पार्टी पिछले चुनावों में जीतती आई है और बीजेपी हारती रही है। लिहाजा इन नामों का ऐलान करके पर्याप्त ग्राउंड तैयार करते हुए कार्यकर्ताओं को साधने के लिए मौका दिया जाएगा। इस बार बिल्कुल और यही रणनीति दिखाई दे रही है। इतनी जल्दी अभी 3-3.25 महीने का समय बचा हुआ है विधानसभा चुनाव में, उससे इतने 3-3.25 महीने पहले ये लिस्ट आना कहीं ना कहीं इशारा करती है कि बीजेपी बहुत संजीदा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर। चाहे सर्वे रिपोर्ट्स कुछ भी कह रही हो, लोग कुछ भी कह रहे हो, लेकिन बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। रुपेश, मैं आपका रुख करूंगी। भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, इनकी जो आपसी कलह है, क्या इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश बीजेपी के द्वारा की जाएगी? रमन सिंह, आप कह रहे हैं कि रमन सिंह का चेहरा आगे नहीं होगा। रविंद्र हमें यह कह रहे हैं कि रमन सिंह की जगह मोदी के चेहरे पर और कमल के फूल पर ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपनी किस्मत आजमाएगी। देखिए, जाहिर तौर पर जब पुरंदेश्वरी यहाँ की प्रभारी थी तब भी उन्होंने ये बात कही थी और तब डॉक्टर रमन सिंह ने एक बयान दिया था कि छोटा मोटा चेहरा मैं भी हूं, लेकिन उसके बाद पुरंदेश्वरी ने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेकिन जिस तरह से भूपेश बघेल ने 5 साल में अपने चेहरे को चमकाया है, जिस तरह से कामकाज किए हैं और जिस तरह की छवि बनाई है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में उनके काउंटर करने का कोई चेहरा नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है, वो चुनौती है कि उनका ग्रामीण परिवेश से आना, किसान परिवार से आना और छत्तीसगढ़िया संस्कृति की बात करना, छत्तीसगढ़िया अस्मिता को फिर से खड़ा करना। तो ये जो पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स पर भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि वो पीछे है, लिहाजा वो चेहरों की राजनीति नहीं करेगी। और बीजेपी दलील देती है कि 2003 में जब हम सत्ता में आए थे छत्तीसगढ़ में, तब भी हमने किसी चेहरे को आगे नहीं किया था। उसी तरीके से इस बार चुनाव लड़ेंगे। चुनाव इस बार जिस तरह से दिल्ली में बैठक हुई केंद्रीय चुनाव समिति की, उसमें नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल थे, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव थे, इसके अलावा डॉक्टर रमन सिंह थे। तो रमन सिंह मुख्य रणनीतिकार हैं, चूंकि अनुभवी हैं, उनके पास 15 साल शासन चलाने का अनुभव है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इस लिहाज से प्रमुख रणनीतिकारों में उनको शुमार किया जाता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जबकि राज्य की ओर से जो नाम भेजे गए थे या जिन नामों को राज्य में सिलेक्ट किया जाता था, उसमें भूमिका बहुत सीमित कर दी गई थी राज्य की, और सेंट्रल के स्तर पर ये नाम तय किए गए हैं। वहां पे जो सर्वे कराया गया उसके आधार पे ये नाम तय किए गए हैं। तो जाहिर तौर पे इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह का फ्री हैंड पहले रमन सिंह को था, उस तरह का फ्री हैंड रणनीति में भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भूपेश बघेल के सामने किसी एक चेहरे को खड़ा नहीं कर सकती। लिहाजा पार्टी ने तय किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, कमल छाप के निशान पर चुनाव लड़ेगी और सरकार को इन्हीं मुद्दों, जो सरकार के कामकाज हैं, जो सरकार की आलोचनाएं हैं, उन्हीं को हथियार बना करके सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। पहले बीजेपी की रणनीति थी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरा जाए, लेकिन बाद में रणनीति बदली और कोशिश ये की कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि जो स्थानीय विधायक है कांग्रेस के, उनके खिलाफ नाराजगी है और उसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों को टारगेट करना शुरू किया है। बिल्कुल। और चाहे मैं मध्य प्रदेश की, इस लिस्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इससे पहले जी, मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि विधानसभा की मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, उनमें से 39 सीटों पर ये नामों की घोषणा कर दी गई है। 90 सीटें छत्तीसगढ़ में, वहां पर 21 सीटों पर नामों की घोषणा कर दी गई है। इसको बीजेपी की एक बड़ी अच्छी रणनीति बताया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश से जो तमाम उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए, वो इस समय हम आपको ग्राफिक्स के जरिए आपकी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं।